ये दुख की बात है कि हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करके खुशी मिलती है। कई बार ऐसे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन कुछ इतने छुपे रुस्तम होते हैं कि आप भी इनके जाल में आसानी से फंस सकते हैं। एक ऐसा फ्रॉडस्टर जिसने एक अजनबी का घर बिना उनके जाने बेच दिया, उससे लेकर के एक प्रिंसेस जिसने आम जनता के हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाया। आइए देखते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही छुपे रुस्तम फ्रॉडस्टर्स। अजनबी खतरा। अगर आपके पास एक घर है तो आप जानते होंगे कि अपने घर को लंबे समय तक यूं ही खाली नहीं छोड़ देना चाहिए, और ये काफी डरावना और खतरनाक हो सकता है। इंग्लैंड के ल्यूटन में एक लकी आदमी को भी ये बहुत ही अच्छे से पता था। रेवरेंड माइक हॉल 2021 में नॉर्थ वेल्स में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अपने पड़ोसी से एक डरावना कॉल आया। उन्होंने घर में किसी अजनबी को देखा था। उसी दिन माइक वेल्स से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हुए और सोचने लगे कि आखिर ये बिना बुलाया हुआ मेहमान है कौन। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अजनबी सिर्फ घर में नहीं घुसा, बल्कि इससे भी बहुत कुछ बुरा हुआ है। जब उसने चाबी से गेट खोलने की कोशिश की तो चाबी नहीं लग रही थी। ऐसा क्यों? फिर दरवाजा खुला और सामने आया बिल्डर, जिसने कहा कि वो नए मालिक के लिए घर रेनोवेट करवा रहा है। बिल्डर को साइड हटाकर जब गुस्से से भरे रेवरेंड घर में घुसे तो उनको पता चला कि उनका सारा सामान वहां से जा चुका है, यहाँ तक कि उनके वॉलपेपर को भी हटाया जा चुका है, और तो और पर्दे और सोफे बेड वगैरह भी वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। चीजें इससे भी ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी, है ना? गलत। अगली चीज जो उनके सामने आई वो थी नए मालिक के पापा वहां पर आ गए और माइक से कह रहे हैं कि वो अपना घर ही छोड़ दें क्योंकि वो उसका घर नहीं है, वो ऐसे ही घर में घुसा है। बताओ भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, माइक ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया, लेकिन जब वो आए तब उनको ये बात मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया कि यहाँ कोई क्राइम हुआ है, और तो और वो नए मालिकों के साथ ही मिल गए और माइक से ही घर से निकलने के लिए कहने लगे। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था? बाद में पता चला कि रेवरेंड की आईडी फ्रॉडस्टर्स ने चुरा ली थी, जिसने उनकी मदद से ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट भी बनवा लिया था। फिर उनके रेवरेंड की नकल करके उसका घर भी बेच दिया और सारा पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया। और क्योंकि सारी लीगल चीजें हुई थी, इसी वजह से नए मालिक असल में मालिक बन चुके थे और अब माइक फैले हुए रायते के बीचों बीच खड़े हुए थे। ऐसे जाल में फंसाने वाले बहुत ही फ्रॉड बढ़ने लगे भाई, और इनमें विक्टिम्स हर साल करोड़ों रुपए कंपनसेशन के रूप में मांगते हैं। ज्यादातर ऐसे फ्रॉड ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स करते हैं, जो कि रियल एस्टेट एजेंट्स और लीगल वर्कर्स दोनों को ही धोखा देते हैं। लेकिन ऐसा फ्रॉड ये आखिर करते कैसे हैं? वेल, सबसे पहले तो ये क्रिमिनल्स अपने पर्सनल डेटा के नाम पर जो कुछ भी हो सकता है वो ले लेते हैं। वो ऐसा करने के लिए वकील भी बन सकते हैं या फिर झूठे सेल्स भी भेज सकते हैं। फिर आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। जब उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है तो अब ये झूठे आइडेंटिटी प्रूफ भी बनवा सकते हैं और ऐसे ही आपका घर भी क्लेम कर सकते हैं। ये वाकई में गजब की स्कीम है, लेकिन अगर ये आपका घर चुराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये उसे बेचने के बाद बहुत सारा पैसा कमाकर भाग भी सकते हैं। इनफैक्ट माइक के घर को $1,54,000 में बेच दिया गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। ऑनलाइन जाइए और वहां के आप फ्री में अपनी प्रॉपर्टी अलर्ट सर्विस में साइन अप कर सकते हैं। ऐसा करने से ये आपकी प्रॉपर्टी में किसी भी हलचल को आप तक पहुंचा देगा, फिर चाहे वो चुपके से आपके घर चुराने की हलचल हो या फिर कुछ और तो और आप टाइटल डीड में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि जब तक कि वकील डीड को क्रिस्टल क्लियर समझकर उसे अप्रूव ना कर दे तब तक वो नहीं बेचा जा सकता। लेकिन इतने सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी कई बार चीजें गलत हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो भी जाए तो भी आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी लगता है कि माइक की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तो नए मालिक के घर पर राज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस कहानी में थोड़ा सा जस्टिस तो मिल ही गया, क्योंकि नवंबर 2021 में पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। तो हम बस यही दुआ करते हैं कि हमारे माइक को उसका घर वापस मिल जाए। लिक्विड गोल्ड। आप सभी ने जीसस की वो कहानी तो सुनी होगी जहां पर वो पानी को वाइन में बदल देते हैं, लेकिन 1983 में एक चाइना के लड़के ने कहा कि वो उससे भी कुछ बढ़िया कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं वोंग होंगचेंग की, जो कि हार्बिन सिटी की एक बस ड्राइवर है, जिसने कहा कि वो पानी को एक मैजिकल लिक्विड की मदद से गैसोलीन में बदल सकता है। होंगचेंग कहते हैं कि ये लिक्विड इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन सकता है, वो भी मिडिल ईस्ट को साइड में हटाकर। अब जाहिर सी बात है कि लोग एक्साइटेड थे और इस कहानी ने न्यूज में भी अपनी जगह बना ली थी। लेकिन एक बस ड्राइवर जिसे कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, उसने ऐसा लिक्विड आखिर बना कैसे लिया जो कि चाइना को इतना अमीर बना सकता है? वेल, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, उसने बस झूठ बोला था। और मानना पड़ेगा कि बड़ा ही साफ झूठ बोला लड़के ने, क्योंकि उसने अपने प्लान में फंडिंग के लिए कई लोगों को मना भी लिया था और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी थी। कुल मिलाकर उसने $37 मिलियन बना लिए थे। ऐसे ही उल्लू बनाते बनाते होंगचोंग ने 10 साल गुजार दिए। लेकिन 1994 में कुछ हुआ। तब नेशनल साइंस कमेटी के एक मेंबर ने उसे अपने घर इन्वाइट करने के लिए पूछा कि आखिर लिक्विड का क्या सीन है। तब जाहिर सी बात है कि होंगचोंग ने जाने से मना कर दिया, लेकिन इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत ही बुरा लगा। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद 1998 में फाइनली होंगचोंग को फ्रॉड के लिए पकड़ लिया गया और सजा हुई 10 साल की। लेकिन फिर भी होंगचेंग की गजब की झूठ की आर्ट ने उसे चाइना में फेमस बना दिया और वो आज भी उतना ही फेमस है जितना कि वो तब था। अब बात यह है कि पानी को गैस में तो मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन आपके लिए कुछ धमाकेदार असली कहानियां जरूर ला सकता हूं। तो उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरी डाली गई किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। चलिए अब वापस चलते हैं।
झूठा टावर। सभी को पता है कि सेल्स में काम करना बड़ा ही कठिन काम है, लेकिन 1920 में एक आदमी ने लोगों को इस बात पर भरोसा दिला दिया कि वो मधुमक्खी को भी शहद बेच सकता है। उसका नाम था विक्टर लुस्टिंग और उसने कुछ नहीं बल्कि एक एफिल टावर को बेच दिया, या फिर कहें कि कम से कम उसे बेचने का अच्छा भला नाटक तो कर ही लिया। 1925 में छुपा हुआ रुस्तम अपने एरिया में जाना माना था। उसे तो 40 बार अरेस्ट भी किया जा चुका था और सभी मुल्कों की पुलिस उसके पीछे थी। तो जब लुस्टिंग ने एफिल टावर की खराब होती हालत के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा तो उसे बस अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। गवर्नमेंट की नाक के नीचे से इस आदमी ने देश के सबसे बड़े स्टील डीलर को कांटेक्ट किया और उसने कहा कि टावर को तोड़ रहे हैं और कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है। और सोचिए कि फिर क्या हुआ, सभी ने इस कहानी पर भरोसा भी कर लिया। पेरिस के सबसे लेविश होटल में से एक कमरा लेने के बाद वो एक ऑफिशियल की तरह दिखावा करता रहा और डीलर से मिलता रहा और सोचने लगा कि किसे उल्लू बनाना सबसे आसान होगा। फिर उसने तुरंत फैसला ले लिया और चुना आंद्रे पॉइसन को, जो कि सिटी में दूसरों के कंपैरिजन में नया था। पॉइसन इसके झांसे में आ गया और तैयार हो गया लुस्टिक को $70,000 देने के लिए, वो भी उस कबाड़ के बदले। और अगर देखा जाए तो ये आज की $1.1 मिलियन जितना होता। जैसे ही लुस्टिक को पैसे मिले वो फटाक से ऑस्ट्रिया भाग गया और पॉइसन तो इतना शर्मिंदा था कि उसने ये बात कभी पुलिस को भी नहीं बताई। और लुस्टिक को जैसे ही पता चला कि वो बच गया, वो ऐसे और ज्यादा क्राइम करता, लेकिन फिर उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। और 1935 में इस हिम्मत वाले फ्रॉडस्टर को इलेक्ट्रास जेल में भेज दिया गया, जहां पर बाद में वो मर गया। उसके डेथ सर्टिफिकेट पर उसका ऑक्यूपेशन सेल्स में लिखा हुआ है। और हाँ, ये सेल्समैन ही है, हमने गलत समझ लिया होगा भाई, है ना। द बेकर बस्ट। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी सोचा है कि भगवान करे कि हम किसी खोई हुई प्रॉपर्टी के खोए हुए मालिक हों। 1920 में ये सपने बहुत सारे अमेरिकन के लिए सच साबित हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक बुरा सपना था। ये सब तब शुरू हुआ जब न्यूज़पेपर में अजीब से ऐड आने लगे जिसमें बेकर नाम के किसी भी इंसान को कांटेक्ट करने के लिए कहा गया। अब 1839 में ही एक बहुत अमीर बेकर जिसका नाम था जैकब बेकर, उसकी डेथ हुई थी और वो अपने पीछे कई करोड़ रुपए छोड़ गया था और इस पर किसी ने अपना हक नहीं जताया था। ये ऐड ऐसा कहा जाता है कि एक वकील जिसका नाम था विलियम स्मिथ, उसने छपाया था और उसने पूरे देश के बेकर से थोड़े से पैसे लेने के लिए कहा था, जिनकी मदद से वो ये केस लड़ सके और उन्हें न्याय दिलवा सके। अब देश भर के बेकर्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्मिथ को कांटेक्ट करने लगे और हर एक ने अपनी फीस भी दे दी। प्रॉब्लम कहाँ हुई, वहां पर कोई पैसे छोड़े गए पैसे नहीं थे। अरे यहाँ तक कि जैकब बेकर भी नहीं था। ये सब स्मिथ के दिमाग की उपज थी। अब चौंकाने वाली बात है कि स्मिथ 12 साल तक ये झूठ बोलते रहे और करीब $25 मिलियन कमा लिए। लेकिन फिर 1936 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जितने पैसे इसने 50,000 का फायदा उठाकर कमाए ना, उसकी वजह से ये आज तक का सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाला बन गया। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर में पड़ी हुई हर बात पर भरोसा मत करना। चार्ल्स पोंजी। यहाँ पर बहुत से ठग हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आप इनसे हटकर कुछ कर लीजिए। कभी पोंजी स्कीम के बारे में आपने सुना है? ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है और इसका नाम इटली के फ्रॉडस्टर चार्ल्स पोंजी के नाम पर पड़ा है। पोंजी एक इमिग्रेंट थे और जब ये पहली बार 1903 में अमेरिका पहुंचे तो इनके पास $3 भी नहीं थे, लेकिन 1920 तक आते आते ये एक दिन के लाखों रुपए कमा रहे थे। तो इन्होंने ऐसा कैसे किया? वेल, अजीब छोटी जॉब्स और छोटे मोटे क्राइम्स करने के बाद एक दिन पोंजी को एक स्पेन की कंपनी से लेटर मिला जिसमें एक कूपन का इंटरनेशनल रिप्लाई भी था, मतलब कि इस कूपन को दूसरी कंट्री के पोस्टेज स्टाम्प से ट्रेड किया जा सकता है। पोंजी ने महसूस किया कि वो ऐसे कूपन एक देश में खरीद सकता है और दूसरी कंट्री में स्टैम्प्स को महंगे में बेच सकता है। इससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे भी उसके पास काफी पैसा नहीं आ पा रहा था। तो इसी वजह से वो इन्वेस्टर्स को अपने जाल में फंसाने लगा और कहने लगा कि वो उन्हें 90 दिनों में 100% प्रॉफिट ला कर देगा। असल में वो कुछ भी नहीं कमा रहा था जिससे कि वो इनके पैसे वापस दे सके, लेकिन जैसे इन्वेस्टर्स के पास आने लगे, ये नए इन्वेस्टर्स के पुराने पैसे वालों को देने लगा और ऐसे ही चलता रहा। ऐसा करते करते पोंजी ने 8 महीनों में $15 मिलियन बना लिए थे। ये बात याद रखिएगा कि आज के $220 मिलियन के बराबर थे और वो अपनी नई कमाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता था। वो एक आलीशान 12 कमरों के मकान में रहता था जिसमें नौकरों की पूरी सेना थी और पूरा का पूरा बैंक था। लेकिन दुख की बात ये रही कि पोंजी के ये खुशी भरे दिन ज्यादा नहीं चल सके। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे गिल्टी पाया गया और उसे 3.5 साल की सजा हुई। वो जेल में रहा और फिर फ्लोरिडा चला गया और फिर मानो ना मानो नए स्कीम के साथ वो आया। वहां पर वो प्राइम फ्लोरिडा प्रॉपर्टी को झूठ बोलकर बेचा करता था। सोचिए, आप ये सोचकर जमीन खरीदेंगे फ्लोरिडा में आपकी सुंदर सी जमीन होगी, वहां पर जाकर आपको पता चलेगी ये तो कचरा डालने वाली वेस्टलैंड। सभी एलिगेटर से ज्यादा डरावना सिर्फ पोंजी हो सकता है, बस अपने लुक्स की वजह से लगता नहीं है। रियल एस्टेट रूल्स। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे घर देखने में बड़ा मजा आता है जिनको मैं खरीद नहीं सकता। लेकिन आप क्या करेंगे जब आप यूं ही प्रॉपर्टी देख रहे हो और वहां पर आपको अपना ही घर नजर आ जाए और वो भी किसी और ने पोस्ट किया हो जिसे आप जानते भी नहीं हो? मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगा। यही किया 2021 में केरी ब्रेडी ने। ये यही सेम चीज उसके साथ हुई, लेकिन केरी उनमें से बिल्कुल भी नहीं था जो खुद को किसी स्कैम का विक्टिम बनने देता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बेचने वाले को खुद खरीदार बनाकर कॉल कर लेगी। सो वो सारी बातें रिकॉर्ड भी करेगी और जो बात उन्हें पता चली वो वाकई डरावनी है। फ्रॉडस्टर्स ने केरी से कहा कि उन्होंने
उन्होंने ये प्रॉपर्टी बस अभी ली और वो इसलिए इसको बेच रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा है। अगर केरी चाहें तो वे इसे $1.7 मिलियन में खरीद सकते हैं। ये अमाउंट उसकी असली प्राइस से कहीं ज्यादा था। केरी ने हार नहीं मानी और क्वेश्चन पूछती चली गई, लेकिन ये फ्रॉडस्टर तो आसान सवालों के जवाब ही नहीं दे पाया। और जब केरी ने प्रॉपर्टी के व्यू के बारे में पूछा तो उसने प्रॉपर्टी न दिखाने के 1000 बहाने गिनवा दिए। और सबसे बुरा पार्ट, झूठों ने केरी से कहा कि वो लोकल नहीं है, लेकिन एक बार सेल फाइनल हो जाए तो वो किसी को भेजकर साले लॉक भी बदलवा देंगे। इस पॉइंट पर आकर केरी ने अपनी फैमिली की सेफ्टी के चक्कर में डर के फोन को काट दिया और तुरंत लॉक्स भी बदलवा दिए। फिर उसने लिस्टिंग की कंप्लेंट कर दी और लिस्टिंग को तुरंत ही हटा दिया। लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब कुछ दिन बाद वही लिस्टिंग फिर से डाल दी गई। अच्छा हुआ पुलिस हरकत में आई और फिर इन फ्रॉडस्टर्स को भी पकड़ लिया और केरी की भी टेंशन हट गई। अच्छा हुआ कि ये दुनिया के सबसे महान फ्रॉडस्टर्स में से एक नहीं था, सिर्फ बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी हरकत से कुछ ट्रिक्स तो दूसरे फ्रॉडस्टर्स को दे दी। लेकिन केरी ने इस इशू को बखूबी उठाया भाई। फॉइस का राजकुमार, जब जिंदगी आपको नीचे गिराए तो आपको चाहिए बस एक अच्छी शुरुआत। 19वीं सेंचुरी में हुआ ये था कि स्कॉटलैंड एडवेंचर जो कि किया गया था फ्रॉडस्टर ग्रेगोरो मैकग्रेगर ने, और ऊपर दी गई बात इसे बहुत अच्छे से बताती है और उसने उस बात का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। 1820 में मैकग्रेगोर ने सेंट्रल अमेरिका के मॉस्किटो कोस्ट पर वो चला गया और वहां के राजाओं को इतना नशा करवा दिया कि उन्होंने 8 मिलियन एकड़ की जमीन इसके नाम कर दी। शायद वो एक अच्छा दिन रहा होगा, लेकिन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मॉस्किटो कोस्ट एक ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं थी जहां आप रह सकते हैं या रहना चाहिए। इनफैक्ट जो जमीन का टुकड़ा मैकग्रेगोर को मिला उसमें तो कीड़े कीड़े थे और जंगल भी, लेकिन मैकग्रेगोर को कुछ और ही प्लान था। अपनी जमीन के टुकड़े के साथ मैकग्रेगोर लंदन चला गया। वहां पर जाकर वो कहने लगा कि वो फॉइस का राजकुमार है, और तो और उसने इसके झूठे सबूत भी पैदा कर दिए, जैसे कि झूठा फ्लैग, पिक्चर और यहाँ तक की करेंसी भी। उसने ये करके सभी को कन्विंस कर लिया कि उसका देश वाकई में था। और आप तो जानते हैं कि उस वक्त लंदन में रिसेशन चल रहा था, तो इस वजह से वहां के लोग वहां से निकल कर कहीं और जिंदगी जीना चाहते थे, उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। बस उनको करना यह था कि मैकग्रेगोर को अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी थी और उन्हें फॉइस में जमीन मिल जाती और साथ ही उम्मीदों भरा एक फ्यूचर भी। लेकिन जाहिर सी बात है, ना तो पोइस कोई जगह थी और ना ही मैकग्रेगोर कोई राजकुमार। इस ट्रिप के लिए लगभग सभी अपनी सारी लाइफ सेविंग्स लगाकर वहां जाने की उम्मीद रखने वाले लोग नाव पर सवार हो गए और 2 महीनों की लंबी जर्नी के बाद वहां पर पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका महसूस किया। ये जन्नत तो कहीं से नहीं था, बल्कि डेथ बेड जैसा था और यहाँ कोई भी नहीं रह सकता था। और इसके आगे परेशानी ये थी कि यहाँ आए हुए लोग वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने मैकग्रेगोर को दे दिया था। उन्होंने वहां पर झोंपड़ियां बनाई और रहने की कोशिश की, लेकिन फिर 2 महीने बाद वहां पर ब्रिटिश शिप्स रेस्क्यू करने के लिए आ गए। लेकिन तब 250 में से सिर्फ 100 लोग ही बच पाए थे। और आपको लगता है कि ग्रेगोर ने इस स्कैम के लिए भारी कीमत चुकाई होगी, तो जरा फिर से सोच लीजिए, क्योंकि वो तो इंग्लैंड छोड़कर कहीं और चला गया था और वहां पर भी करीब 10 साल तक ऐसे स्कैम करता रहा। फिर लास्ट में वेनेजुएला में रिटायर हो गया। मुझे पता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो इतना पागल नाम होने पर होता था। बिकने वाले सनसेट्स, गजब की बात है कि ग्रेगोर मैकग्रेगोर ही ऐसा नहीं है जिसने किसी झूठे देश को अपने फायदे के लिए यूज किया हो। ऐसा ही सेम चीज 982 एडी में वाइकिंग एरा में हुई थी। ये फ्रॉड नॉर्स के एक्सप्लोरर PR जीनियस एरिक द रेड ने किया था, जब उसे आइसलैंड से कुछ हत्याओं के लिए निकाल दिया गया। एरिक कहीं दूर चला गया तो क्लासिक वाइकिंग बिहेवियर था। अपने एडवेंचर्स के दौरान नॉर्समन को एक रहस्यमय आइलैंड मिला और उसने अपने निकाले जाने वाले टाइम को वहां पर बताया। वो आइसलैंड से कहीं ज्यादा बर्फीला था, लेकिन फिर भी इस बर्फ वाले आइलैंड पर रहा जा सकता था। तो जब उसका अपने देश वापस जाने का समय आया तब उसने अपनी खोज के बारे में सबको बताने के बारे में सोचा और सबसे कहने लगा कि वो यहाँ पर हैं। लेकिन सवाल यही था कि आप आइसलैंड के लोगों को उससे भी ज्यादा बर्फ वाली जगह पर जाने के लिए कैसे मना सकते हो? ऑफ कोर्स उस जगह पर कुछ गर्म सा नाम देकर। अब अगर अभी तक भी आप इस रहस्यमय आइलैंड का पता नहीं लगा पाए हैं तो मैं आपको बता दूं, ग्रीनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। स्नोलैंड की जगह ग्रीनलैंड नाम रखकर एरिक ने वहां पर ले जाने के लिए इतने सारे लोगों को मना लिया, जिससे 2 कॉलोनीज बन गई। क्या ये होशियारी थी? जी हाँ, लेकिन ये अच्छी बात रही कम से कम कि ग्रेगोर की तरह इसने लोगों को उनके अंत तक नहीं पहुंचाया। और अब आपको ये भी पता चल गया कि ग्रीनलैंड का नाम कैसे बढ़ा। कूल ना? इनफैक्ट बहुत ही कूल है ये तो। फ्रेड बॉय पॉन्जी, कॉलेज मस्त होते हैं अगर आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं तो। जी हाँ, लेकिन बच्चों के लिए सोशलाइजिंग करना उनकी जेबों पर भारी साबित हो सकता है। लेकिन सईद अरबाब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में पढ़ते हैं, उन्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 2018 से 2019 के बीच इस चालाक फुर्तीले लड़के ने 8 लोगों के एक फ्रॉड वाले फंड में पैसे लगाने के लिए उनको कन्विंस कर लिया। ये ठीक पॉन्जी स्कीम जैसा ही था। अरबाब ने अपने इन्वेस्टर से प्रॉमिस किया कि वो उनके पैसे स्टॉक मार्केट में यूज करेगा और लीगली उन्हें प्रॉफिट दिलवाएगा, पर असल में वो इन्वेस्टर्स के पैसों से अपने बिल्स पे कर रहा था। शुरुआत में लग रहा था कि वो सच में इनको पैसे दे रहा है और लोग वाकई में बहुत खुश भी थे, मगर बाद में दुनिया तब पलट गई जब उसके एक क्लासमेट की बहन ने पूछ लिया कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो उसके भाई को पता था कि उसे किसके पास जाकर इसके बारे में पूछना चाहिए। अरबाब है ना। लगभग $45,000 इन्वेस्ट अरबाब के फंड में करने के बाद भी उसे सिर्फ $600 ही वापस मिले। लेकिन एक आदमी ने तो इससे भी ज्यादा इन्वेस्ट किया था भाई, $1,00,000, उसे भी थोड़ी पैसे वापस मिले, बाकी सब उड़ गया। जैसे जैसे राज खुले पता चलता चला गया कि अरबाब का फंड सिर्फ उसकी ऐश की जिंदगी गुजरवा रहा है। वो $2.5 लाख लॉस वेगास में जुए में लगा देता था, बाहर में भी जाता था और बाकी सभी चीजें करता था जो कि अय्याश लड़कों को करना पसंद है।
ये कहना सही हुआ कि अरबाब को कोर्ट ले जाया गया और उसे उसकी बिरादरी से निकाल दिया गया। मुझे लगता है कि जो वेगास में होता है ना, वो हमेशा वेगास में ही रह जाता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता। झूठ और लैंडमार्क। कुछ मिनट पहले का टाइम सोचिए, हमारा पुराना दोस्त विक्टर लुस्टिग याद है? हाँ, वही जिसने एफिल टावर को बेच दिया। लुस्टिग के भी 40 साल पहले 1880 में एक न्यूयॉर्क का हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज सी पार्कर। वो भी लुस्टिग की तरह ही ठग था, लेकिन लुस्टिग की तरह वो सिर्फ एक ही तरह के लैंडमार्क नहीं बेचता था, बल्कि सब कुछ बेच डालता था। यार वाकई में पार्कर ने बहुत पैसा बनाया। वो लोगों को ऐसा फील करवाता था कि वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन खरीद रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज खरीद रहे हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो उसने 40 सालों में हर हफ्ते 2 बार ब्रिज बेचा और एक बार तो $50,000 तक में बेच दिया, जो कि आज के $1.5 मिलियन के बराबर है। पहले तो पाकर झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाता था जिससे कि लोगों को लगे कि वही ब्रिज का असली मालिक है। फिर वो लोगों को भरोसा दिलाता था कि उससे ब्रिज खरीदने पर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि वहां पर टोल बूथ बनवा सकते हैं। लेकिन फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस आ गई, टोल बूथ के बारे में पूछा, तब लोगों को पता चला कि वो ठगे जा रहे हैं। लेकिन पार्कर तो तब तक भाग चुका होता था भाई। उसने इसके साथ और भी कई स्कैम्स किए थे और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। लेकिन फाइनली इस ठग को 1928 में पकड़ लिया गया। लेकिन तब तक वो हिस्ट्री में अपना नाम बना चुका था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर है। वो लोगों को नदियां तो नहीं, लेकिन हाँ ब्रिज जरूर बेच रहा है। गोल्ड रिंगर। जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे ट्रेजर हंट करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन असल में लाइफ में सोना ढूंढना इतना आसान नहीं है। और ये बात ब्रेक्स गोल्ड माइनिंग कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर माइकल दे गुजमान को बहुत अच्छे से पता थी। 1993 में गुजमान को बोर्नियो में एक जमीन दी गई जहां पर उनको सोना ढूंढना था, तो उन्होंने और उनकी टीम ने खोज शुरू कर दी। और जब उन्होंने जमीन के सैंपल्स भेजे तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली, क्योंकि रिजल्ट थे ही ऐसे। सैंपल्स में सोने के होने के लक्षण भी मिलते हैं। इसमें श्योर होने के लिए कई और सैंपल्स भी भेजे गए और 1997 में ये एस्टिमेट किया गया कि इस एरिया के नीचे करीब 13 मिलियन पाउंड का सोना दबा हुआ था। तो ब्रेक्स बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने इस जमीन को कचरे के भाव में खरीदा था, जो कि एक शेयर का 30 सेंट, और अब स्टॉक्स के प्राइस बढ़कर हो गए थे हर शेयर के $250, मतलब कि 800 गुना ज्यादा। इसे सेंचुरी की गोल्डन डिस्कवरी कहा गया था। लेकिन ये बात सिर्फ गुजमैन ही जानते थे कि दाल में कुछ काला है। शायद पूरी की पूरी दाल ही काली है। इस साइट पर सोना था ही नहीं। जल्दी अमीर होने के चक्कर में सैंपल्स को इधर उधर किया जा रहा था। सबसे पहले तो चेक करने वाले ने अपनी सोने की रिंग से सोना उस सैंपल में मिला दिया। फिर उसने ऐसा करके $60,000 बना लिया और 1997 तक वो सारा का सारा पैसा लेकर भाग गया था। लेकिन जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने डिस्कवरी ऑफ सेंचुरी में इंटरेस्ट लिया तो सब बर्बाद हो गया। उन्होंने बोला कि इस सोने की टेस्टिंग एक इंडिपेंडेंट कंपनी करेगी। और अब गुजमैन को पता था कि क्या होने वाला है। अपनी कंपनी का फल देखने का उसमें सब्र नहीं था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से लटक कर मर गया। और बस कुछ ही दिन बाद सोने का सच भी सामने आ गया। स्टॉक प्राइस घटने लगे और ब्रेक्स भी गिर गई। इस केस में क्राइम किसी काम को नहीं आया भाई। 5G का फिक्शन। कोविड-19 के बहुत सारे बुरे रिजल्ट्स हुए थे, लेकिन एक चीज जो जरा कम डरावनी थी वो थी कि इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के बिलीव्स को सबके सामने रखा। जैसे कि ये वाला कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का एक हथियार है जिसकी मदद से वो वायरस फैला रहे हैं। अब 2020 में एक बहुत ही भला इंसान सामने आया जिसने कहा है कि उसके पास एक स्पेशल ऑइंटमेंट है जिससे बॉडी पर रगड़ने से हार्मफुल 5G रेस तुम तक नहीं पहुंचेगी। उसने इस क्रीम के लिए एक वेबसाइट भी बनाई जहां पर उस क्रीम को $20 पर पीस में बेच रहा था। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोग इसे खरीद रहे थे, और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हजारों। इनफैक्ट क्रीम का इतना ज्यादा प्रमोशन हुआ कि पुलिस को वेबसाइट बंद करनी पड़ी। लेकिन तब तक तेज तर्रार फ्रॉडस्टर करीब $500,000 पैसा बना चुके थे, वो भी बस कुछ ही महीनों में। ये बड़ी अच्छी कमाई है। लेकिन आखिर ये क्रीम बनी किस चीज से थी? जब एक साइंटिस्ट ने इस क्रीम को चेक किया तब उसे पता चला कि लोग इतने में बस पुरानी वैसलीन और सनस्क्रीन का मिक्सचर लगा रहे थे। अरे यार, मतलब कि वो जितना नुकसान 5G टावर की वजह से नहीं सहते, उससे कहीं ज्यादा उससे बचने वाले लोशन की वजह से झेलते। वाह जी वाह, गजब की आयरनी है। मतलब जो बचाने के लिए आया था उसी ने नुकसान पहुंचा दिया। इन्वेंटिंग अजरा। आपने शायद एना डेलवे के बारे में सुना होगा, जिससे फ्रॉडस्टर ने न्यूयॉर्क के अमीरों को लाखों डॉलर्स ठग लिए थे, ये दिखाकर कि वो किसी अमीर खानदान की है। लेकिन मैं आपको उससे भी ज्यादा गजब की औरत के बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम है अजरा मागुन हार्जोनो। जब वो छोटी थी तो इस इंडोनेशिया में पैदा हुई। अजरा ने बहुत अच्छी लाइफ जीती, लेकिन बाद में जब वो 2003 में हांगकांग शिफ्ट हुई तब 25 साल की अजरा ने डिसाइड किया कि वो रैंक में हिस्सा लेंगी, हांगकांग के अमीरों को ये बताकर कि वो इंडोनेशिया की राजकुमारी। अब जाहिर है कि ये झूठ था, लेकिन इसकी वजह से उसे उस हाई सोसाइटी में रहने को मिल गया जिसमें वो हमेशा रहना चाहती थी। तो वहां पहुंचकर उसने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की। अरे इन्होंने तो अमेरिकन सिंगर लियोनेल रिची को भी उल्लू बना दिया। ये चार्म और सेडक्टिव का यूज किया करती थी और ऐसे ही वो अमीर लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लेती थी और फिर भी जो भी उन्हें चाहिए होता था वो उनको डरा कर धमका कर हड़प भी लेती थी। जितनी भी बढ़िया आउटिंग वो करती थी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी वो सब बहुत ही महंगी होती थी और वो हर बार अपना वॉलेट भूल जाया करती थी। जो महंगी ज्वेलरी और बैग और वो यूज करती थी उसके अमीर लवर्स को दिया करते थे और उसके बड़े अपार्टमेंट्स पुश्तैनी नहीं थे, बल्कि वो उनका रेंट पे किया करती थी।
जिसकी वजह से उसे बार-बार घर खाली करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कभी भी उसके दोस्तों को पता चला। अज़रा वाक़ई में एक नंबर की झूठी थी। जब बात उठी उसके जितनी अमीर लड़की गूगल पर क्यों नहीं है, तो उसने कहा कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफ़ाइल है। और चौंकाने वाली बात है कि लोग ये बात मान भी जाया करते थे। साल गुज़रते गए और लोग उसके झांसे में आते गए और कईयों ने तो पैसे भी खो दिए। लेकिन बाद में 2018 में अज़रा की झूठ को पकड़ा गया। उसे लॉस एंजेलिस में हर्मेस के बैग बेचते हुए पाया गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उसके वकील ने उसे बाहर निकलवा लिया और वो भाग गई। आज भी इस शातिर औरत के रहने का किसी को कुछ नहीं पता और हो सकता है कि उसका असली नाम अज़रा ना हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि आज भी ये कहीं न कहीं लोगों को धोखे दे रही होगी। तो अगर आप किसी इंडोनेशिया की औरत से मिलें जो कह रही है कि वो राजकुमारी है, तो आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उसके हवाले बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो बस खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। इनमें से किस शातिर फ्रॉडस्टर ने आपको सबसे ज़्यादा चौंका दिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।